और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए प्रयागराज शूटआउट केस के 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शूटर्स का कोई सुराग नहीं लगा है। हाथ पुलिस की बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद को लखनऊ लाने के लिए यूपी पुलिस अब साबरमती जेल पहुंची है। साबरमती जेल में अतीक का मेडिकल किया गया है। आपको यह भी बता दें कि उमेश पाल के किडनैपिंग केस में 28 मार्च को फैसला आना है और इस मामले में अतीक अहमद पर भी आरोप है। फैसले के समय कोर्ट में अतीक भी मौजूद रहेगा और इसलिए यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेने के लिए गुजरात के साबरमती जेल पहुंची है। सुबह अतीक का मेडिकल कराया गया है। आज उसे एसटीएफ की टीम लेकर अब रवाना हो सकती है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची, अतीक अहमद का मेडिकल टेस्ट कराया गया और अब एसटीएफ अतीक को प्रयागराज ला सकती है। साबरमती टू प्रयागराज एसटीएफ की टीम इस वक्त साबरमती जेल में ही मौजूद है। आपको बता दें कि अभी तक कोई भी जो शार्प शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बस है वो निकलने ही वाली है और इसी वाहन में अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ की टीम यूपी तक पहुंचेगी, प्रयागराज तक पहुंचेगी साबरमती जेल से, यानी कि गुजरात से। पिछले कुछ दिनों में अतीक अहमद के जितने भी करीबी रहे उनकी संपत्ति पर, उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया। एक्शन में नजर आई पुलिस, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक जो शार्प शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को लेने के लिए इस वक्त पहुंची हुई है यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल में और हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। अहमदाबाद की साबरमती जेल से अर्पित दर्जी हमारे साथ हैं और साथ ही लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अर्पित, आपका रुख करूंगी क्योंकि वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। क्या अपडेट वहां से, कितना वक्त इस कार्रवाई में? देखिए, अभी तक 3 घंटे का समय हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती सेंट्रल जेल के में कुछ अधिकारी अतीक से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो अभी पुलिस जो जेल परिसर है वहाँ देखने को मिल रहे हैं। मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि 2 प्रिजन वाहन यहाँ लाए गए हैं, साथ ही कुछ अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। तो अंदर की क्या बात है, अभी तक कुछ बात सामने आई नहीं है अधिक ऑफिशियली, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंदर अतीक से पूछताछ अभी चल रही है और जो कागजी कार्यवाही होती है वो भी करनी रहती है। तो वो आप ठीक देख सकते हैं कि जो गेट है साबरमती जेल का गेट, कि जहाँ से ये पूरी बड़ी मूवमेंट रहती है, तो इसी गेट से रहती है अमूमन। हालांकि उसका मेन गेट है जो विजिटर्स के लिए, वो इससे 500 मीटर आगे, लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी गेट से अतीक को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उनको अतीक को लेने के लिए यहाँ पहुँची है। बड़ी बात ये भी है कि 2 दिन पहले ये साबरमती सेंट्रल जेल है, वहाँ पे छापेमारी की गई थी गुजरात पुलिस की ओर से, और न मात्र साबरमती जेल बल्कि पूरे गुजरात में जो जेल हैं, बड़ी बड़ी जेल, वहाँ पे पुलिस ने जांच की थी और ये वही जेल है जहाँ पे अतीक अहमद बंद है। तो वहाँ पे भी कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो मिली थी, जैसे कि चरस है वो मिला था, लेकिन इनसे अतीक का कुछ कनेक्शन नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस जेल में अतीक बंद है वहाँ छापेमारी की गई थी और ठीक 2 दिन बाद यहाँ पे अतीक को लेने यूपी पुलिस का पहुंचना, ये बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। जी ठीक है अर्पित, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? आज यूपी की जो पुलिस है साबरमती जेल में इस वक्त मौजूद है, अतीक अहमद को लेकर कभी भी प्रयागराज पहुंच सकती है। क्या ताजा अपडेट इसको लेकर? देखिए, कुछ देर में जो एडीजी एलओ है उनसे भी इस बारे में चर्चा होगी, तो आगे की क्या ब्रीफिंग है वो बताएंगे। पर प्राइमरी बात आपको बताता चलूं कि जो प्रयागराज की पुलिस की टीम वहां पहुंची है, एसटीएफ की टीम साथ में उनके वो जो टीमें वहां पे पहुंची हैं, जो लगभग 2 से 3 दिन में ये जो सुनवाई होने के बाद जो फैसला उमेश पाल की जो किडनैपिंग हुई थी उस मामले में लेकर जो आनी है, उसे लेकर कोर्ट लेकर अतीक अहमद को पहुंचना है। और इसके साथ ही जो उमेश पाल हत्याकांड है उसको लेकर भी जितनी भी लीड्स अब तक इलाहाबाद पुलिस को जो अब तक अलग अलग माध्यमों से अतीक अहमद से बातचीत की जा रही थी, अब जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो उसको भी लेके उस पर चर्चा होगी। दूरी की अगर बात करें तो तकरीबन 1300 किलोमीटर की जो दूरी है प्रयागराज से साबरमती की उस जेल के बीच में है। और जो रास्ता है बताया जा रहा है, अधिकारी जो वहां पे मौजूद है उनकी तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है कि राजस्थान के कोटा से होते हुए, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए उत्तर प्रदेश के उरई इलाके में एंट्री करेंगे। ऐसा अभी प्राइमरी तौर पर प्लानिंग है। अभी अंदर जो पुलिस की टीम है उनकी, जो साबरमती जेल की पुलिस की टीम है उससे लगातार चर्चा चल रही है। आगे
क्या स्टेटस रहेगा, कितने बजे वो निकलेंगे, क्या बिना स्टॉप किए गाड़ी को सीधे बिल्कुल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, प्रयागराज लेकर पहुंचेंगे, ये सारी चीजें अभी गोपनीय रखी गई हैं क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। लगातार इस पर उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी भी निगाहें बनी हुई है। ठीक है, तो जानकारी दे रहे हैं अजय कि किस तरीके से वहां तैयारी है। लेकिन अर्पित, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। आपने बताया 3 घंटे का वक्त हो चुका है, कोई जानकारी मिल रही है अंदर की, क्या कोई पेच फंसा हुआ है या कागजी कार्रवाई ही है जिसमें इतना वक्त लग रहा है, तैयारियां या फिर उस स्तर पर होनी है जिसमें अभी वक्त और लग सकता है? देखिए, सिंपल सी बात है, थोड़ी वक्त पहले शायद आधे घंटे हुआ आपने अभी जिस तरीके से एबीपी गंगा के साथ पूर्व डीजीपी ने बात की थी जैन साहब ने कि कागजी डॉक्यूमेंट में ज़्यादा समय नहीं लग सकता क्योंकि बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस, हालांकि गवर्नमेंट भी दोनों पार्टी की सेम है, तो ऐसी कुछ ज़्यादा चैलेंजेस वाली बात नहीं, लेकिन पता नहीं मामला कहाँ अभी अटका हुआ है। ठीक जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल यहाँ पे जो पुलिसकर्मी बाहर वेट कर रहे हैं, मैं फिर से मेरे सहयोगी मलय दवे को कहूँगा कि वो नज़ारा दिखाए कि जहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वेट कर रहे हैं और वो भी जो मीडिया अपडेट्स है उन पे नज़र बनाए रखे हैं क्योंकि उनको भी कुछ मालूम नहीं है अभी क्या हो रहा है। जैसे कि उनको यहाँ पे लाया गया था इस ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद साबरमती सेंट्रल जेल, तो उनको भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तभी उनको मालूम हुआ कि वे यहाँ पे अतीक अहमद का जो कस्टडी है वो लेने आए हैं। तो सभी को यही सवाल है, सभी वेट कर रहे हैं कि क्या अपडेट्स साबरमती जेल से बाहर आए, क्योंकि बड़ी बात ये भी है कि हमें भी सावधानी रखनी होगी क्योंकि अतीक अहमद जैसा बड़ा खूंखार गैंगस्टर है तो उसकी ले जाने की जो खबर है वो गोपनीय रखी जाएगी, तो गोपनीयता का भी ज़्यादा हमें केयर करना पड़ेगा। तो इसी के चलते ये बात हम कह सकते हैं कि पुलिस जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न दे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो वो किस तरह से यहाँ से जो प्रयागराज है वहाँ ले जाएंगे, ये बड़ी बातें जो सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलना अभी इस वक्त बड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, तो उसको यहाँ से वहाँ ले जाना, जैसे कि 1300 किलोमीटर का साबरमती जेल से प्रयागराज है वहाँ का अंतर है, तो किस तरीके से सुरक्षित रूप से पुलिसकर्मी और जो अतीक है उसको वहाँ पहुँचा के कोर्ट में पेश करे, से सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वाली जो बात है उसमें ज़्यादा कुछ चैलेंजेस मुझे हाल दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त। बट सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके का पूरा प्लान किया जाए, उसे यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो निकलता है तो मीडिया भी उसको फॉलो करेगी, तो किस तरीके से उसको ले जाने की बात है वो बाहर ना आए, गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीका का वो पूरा आयोजन करते हैं और ये जो मिशन है, जो ऑपरेशन है वो उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल अर्पित और अजय, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, अभी जो साबरमती जेल है वहां पर अभी एसटीएफ की टीम मौजूद है और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि अतीक अहमद को लेकर यहां से रवाना हो जाएगी टीम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आना है और फैसले के वक्त अतीक कोर्ट में मौजूद रहेगा। 28 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगा और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अपहरण केस में अतीक अहमद आरोपी है और कोर्ट में क्योंकि मौजूद रहना है अतीक अहमद को, और इसी वजह से ये कवायद की जा रही है कि साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। और आपको ये भी बता दें कि इंतजार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीफिंग का भी किया जा रहा है। उसके बाद की जो आगे की रणनीति होगी एसटीएफ की और पुलिस की टीम की, वो भी उस ब्रीफिंग में उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल, तो यानी कि 28 मार्च 2 दिन बाद कोर्ट में पेश होना है, इस पूरे मामले को लेकर फैसला आना है। फैसले के दौरान अतीक अहमद को रहना है और इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि वक्त लग रहा है, वक्त लगने के पीछे के कारण अभी तक साफ नहीं हो पा रही है, वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ देर बाद शायद इसे लेकर कोई तस्वीर साफ हो कि आखिर कितना वक्त अभी और लग सकता है साबरमती जेल से। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अर्पित का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अर्पित, तैयारियां अगर आप वहां दिखा पाएं, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी बाहर होंगे उनसे आप लगातार बात भी कर रहे होंगे, वो क्या बता पा रहे हैं और किस तरह की तैयारी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला हो जाता है ये, यहां से निकालकर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लेकर जाना।
बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो भी जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। मैं फिर से मेरे सहयोगी मलय को कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए उनके हाथ में भी ये मोबाइल है, तो वो भी पूरी अपडेट्स हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो वो भी मीडिया के माध्यम से ही ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या अंदर हो रहा है। उनके आला अधिकारी हैं वो साबरमती जेल में अभी मौजूद हैं, साबरमती सेंट्रल जेल के अधिकारी और यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बातें कर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा अभी वक्त हो चुका है, तो माना ये जा रहा है अभी कि 3 बजे तक जो अतीक अहमद को यहाँ से जो यूपी पुलिस ले जा सकती है। बड़ी बात यह है कि केवल यूपी पुलिस के नहीं, लेकिन उनको गुजरात पुलिस या वो जिन जिन रास्तों से, जिन जिन स्टेट से गुजरेगी अतीक को लेकर, तो उन लोकल स्टेट के पुलिस के भी उनको जो पुलिस इन्फोर्समेंट है तो उनकी भी मदद लेने की ज़रूर उनको पड़ेगी। अब ऐसी अभी फ़िलहाल कोई मूवमेंट है नहीं कि उनको ले जाए यहाँ से अभी निकालने वाले, ऐसी कोई बड़ी अपडेट नहीं है। लेकिन माना यह जा रहा है कि 3 बजे के आसपास करीब इनको बाहर निकाल के जो यूपी पुलिस है 2 प्रिजन वैन है उनमें बैठा के ले जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो साबरमती जेल सेंट्रल जेल है उसका ये गेट है कि रेलवे स्टेशन के सामने वाला गेट, कि जहाँ से ऐसी बड़ी मूवमेंट होती है तो यहीं से जब पूरा सारा ऑपरेशन होता है, तो और यहीं पे उसके ठीक आगे ये 2 प्रिजन वैन पड़ी है और इसी रास्ते जो पुलिस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के वो यहाँ सेंट्रल जेल में पहुँचे हैं। दूसरा एक गेट है वो जो विजिटर होते हैं उनके लिए है, लेकिन ये गेट है जो जहाँ से ये पूरी मूवमेंट अधिकांश देखने को मिलती है। तो कभी भी ये जो अतीक का मामला है वो निपट सकता है, यानी उसको जो डॉक्यूमेंटेशन की कार्यवाही है, प्रोसेस है, वो पूरी की जा सकती है और करीब 3 बजे का समय हो सकता है। 3 बजे के आसपास यहाँ से ठीक, अतीक को ले जा अजय दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, दर्शकों तक और ये बात एक बार फिर आप समझाएं कि ये कोई जेल ट्रांसफर क्योंकि नहीं है, कोर्ट में पेशी होनी है, इसी वजह से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का चैलेंज तो कम से कम शायद पुलिस के सामने नहीं होगा, लेकिन एक चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि शूटर्स बाहर हैं, अतीक के करीबी अभी बाहर हैं, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं इस केस को लेकर, और अब अतीक को लेकर अगर 1300 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है तो पुलिस के सामने सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी चिंता रहेगी। बिल्कुल, देखिए हायर कोर्ट्स के निर्देश के आधार पर ही साबरमती जेल अतीक अहमद पहुंचे थे और अब ऐसी स्थिति में जब इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अतीक अहमद, उनकी गैंग और परिवार को लेकर चर्चाएं हैं, उनकी जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, कोर्ट्स में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कोर्ट में दिल्ली में उन्होंने इस बात की अपील कर रखी है कि उनके परिवार को जान को खतरा है, अतीक अहमद की जान को खतरा है, उनके जो भाई हैं उनकी जान को खतरा है, उनके बच्चों की जान को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में बेहद ये मामला संवेदनशील हो जाता है और जो ट्रांसफर का प्रोसेस है जो उस कोर्ट से, जो साबरमती जेल से लेकर इलाहाबाद प्रयागराज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन 1300 किलोमीटर का 24 घंटे अगर बिना रुके सफर करेंगे तो भी 24 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे जो तैयारियां है उसे पूरा करना, उसे चेक करना, क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, लीगल जो प्रोसेस है उसे जानना, सिक्योरिटी जो उनको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, जो उनको लोकल स्टेट्स के वाइज से सुरक्षा इंतजाम मिलेंगे, उस सबको ब्रीफ करना, तो इन सब चीजों को लेकर समय लग रहा है और यही वो पूरी प्रक्रिया है जिस तरीके से सुनवाई कोर्ट की तरफ से अगले 2 दिनों में होनी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की जो पुलिस की टीम है पहुंची है इस समय साबरमती जेल में। बिल्कुल, तो अजय यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से अतीक अहमद को लेकर जाना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश का ही पालन करने के लिए इस वक्त यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची हुई है। अर्पित, और एक बार और आपके पास आएंगे और ये बताइए मुझे कि प्रक्रिया क्या है, इसमें इतना समय लग रहा है, हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कितना और वक्त आगे लगेगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, जरा समझाइए हमें। एक जेल से अगर निकालकर दूसरी जगह पर लेकर जाना होता है स्पेशल किसी केस में, तो उसकी प्रक्रिया का हिस्सा क्या है? देखिए, पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अभी साफ ये नहीं हो पा रहा है कि जो ट्रांसफ़र यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ट्रांसफ़र वारंट है कि नहीं। चूँकि अब उनको कोर्ट में पेश करना है तो ऐसे जो किस्से होते हैं तो इमरजेंसी के, और ऐसे किस्सों में जो पुलिस है, पुलिस
किसी भी जो आरोपी है, हालांकि ये तो बड़ा गैंगस्टर है अतीक, तो उसको कोर्ट में पेश करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे करीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँची है। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है ये स्पष्ट बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं, गुजरात पुलिस के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, दोनों की टीम है वो अभी इसी ऑपरेशन के बारे में लगी हुई है कि किस तरीके से अतीक को उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है 1300 किलोमीटर। ये 1300 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है वो बहुत ही चैलेंज वाले बिल्कुल अर्पित, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। एक आखिरी सवाल मैं अजय दुबे से ले लेती हूँ। अजय, अगर हम बात करें सुनवाई के बाद की प्रक्रिया की, अगर उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो वो जरूर साझा करें। और साथ ही आप कह रहे थे कि अभी कुछ देर बाद पुलिस की ब्रीफिंग भी हो सकती है, तो उसको लेकर क्या जानकारी अजय जल्दी से बताएं। देखिए, प्रयास हम यही कर रहे हैं कि जो हायर अथॉरिटीज है, जो यहाँ पुलिस की उत्तर प्रदेश में हायर अथॉरिटीज है, उनसे चर्चा कर सके। तो संवाद अभी हो नहीं पा रहा है और ये भी मालूम चला है कि हो सकता है इस बारे में कुछ ब्रीफिंग करे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर कोई बाइट अपनी तरफ से जारी करे। तो कोर्ट में जिस तरीके से उमेश पाल की जब उस समय किडनैपिंग हुई थी, उसको लेकर ऑर्डर देने की बात जो कि पता चली है कि अगले 2 दिनों में आने वाली है, लंबे समय तक इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। संभवतः उसी मामले को लेकर आज प्रयागराज की पुलिस की ये टीम पहुंची है साबरमती जेल में अतीक अहमद को लेने के लिए, और उसी कड़ी को हम देख रहे हैं। अब से कुछ देर में संभावना है कि कुछ ब्रीफिंग उत्तर प्रदेश में पुलिस की तरफ से इस मामले पर की जाएगी। ठीक है अजय, आप रहिए और अर्पित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। और इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाइए। और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। और याद करिए, अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं? अहंकार इसी नियम के तहत बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी है। दूसरा, हमारे हृदय में जो पीड़ा है, गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर, सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में 2 विधान इन्हें आज भी चाहिए। एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में 2 प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी 2 प्रधान चला रहे हैं, यानी 2 प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए 2 विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए। तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माताजी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा
खतरनाक नजर आ रही है। और यहां पर विषय उससे भी ज्यादा है, भारत के पिछड़े समाज के प्रति इस प्रकार का दुराग्रह और उसके बाद आप जिस बेशर्मी के साथ उस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो दुखद है, पीड़ादायी है। ईमानदारी तो यह कहती थी कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए थी। और दुख की बात यह है कि ये जितने भी अपने को पिछड़े दलितों के अलंबरदार बनते हैं वो अचानक मौन साधना में क्यों चले गए? इतना बड़ा बयान, जातिगत अपमान पूरे पिछड़े वर्ग का किसी अन्य ने कर दिया होता तो पूरे देश में आग लगा दी होती, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे अलंबरदार मौन साधना में चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है जो ये कहते हैं थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, वो दो सरनेम के आधार पे भ्रष्टाचार की जाति बताने लगते हैं। कितनी डुप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लिखित माफी मांगनी पड़ी। मान्यवर, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, पृष्ठभूमि यह है, न्यायालय के द्वारा लिखित माफी मांग चुके हैं, न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं। तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए? मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है, या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह अहिंसा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है, यह किसी भी भारतीय के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में। धन्यवाद। देखिए, बहुत दुखद बात है, इससे पहले भी कांग्रेस के लोग ये कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं। बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही, वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत में है। देखिए, मैं अन्यथा नहीं कहना चाहता। जिसको वो तथाकथित हथियार कह रहे हैं, ऐसे कितने ही हथियार वालों के तो वो साथ में खड़े रहे। उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की हथियार वालों के साथ, और उस हथियार के द्वारा उन्होंने लोकतंत्र को घायल किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत साफ, पुनः मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो साफ करें कि इनका तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है। पिछड़ी जातियों का अपमान किया, उसको न्याय संगत ठहराने के लिए, फॉर विच दे आर डूइंग दिस। They are trying to justify that what they have used the dastardly words against the OBC community, और
they are doing this against the judgment of the court, or doing this against the law of the parliament, or doing this because they are incorporating people who are involved in the violence. So this is against the non-violence. They should make it very clear. देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के उनकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो चिर युवा हैं, 50 पार करने के बाद भी युवा हैं। चिर व्याकुल भी हैं, आप देखेंगे वो हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। पर चिर व्यथित भी हैं, दुखी भी हमेशा रहते हैं, और चिर कुपित भी हैं, गुस्से में भी हमेशा रहते हैं। तो ही इज ए परपीचुअली यूथ, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। तो दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद वो पत्रकार शायद कांग्रेस बीट के ही थे। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर ये बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आरोप निराधार हैं। जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार। गांधी परिवार की राम से तुलना दुखद। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी का ये निशाना, और उसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी तरह की बातें कर रही है वो सब कुछ झूठ है। इनके सत्याग्रह में अहंकार साफ झलक रहा है। कांग्रेस को देश में 2 विधान चाहिए। राहुल पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, जिस कार्रवाई पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सब कुछ कानून के तहत हुआ है। तो देखिए, अमृतपाल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक ये खबर हमें मिल रही है कि अमृतपाल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। वो अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब अमृतपाल राहगीरों के फोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमृतपाल लगातार अपना भेष बदल रहा है, जिससे कोई उसे पहचान ना सके। पंजाब पुलिस की कई टीमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अमृतपाल की तलाश में मौजूद हैं। एजेंसियों को लास्ट टाइम अमृतपाल के दिल्ली में होने का पता चला था और उसकी तलाश लगातार हो रही है। लेकिन इसी बीच सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि अमृतपाल बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है, उसी टेक्निक पर काम कर रहा है। वो किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके राह चलते हुए लोगों से फोन मांगकर किसी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। तो अमृतपाल पर अभी तक का ये बड़ा अपडेट। अमृतपाल जो अभी तक इस वक्त चुनौती एजेंसियों के लिए बना हुआ है, उसे पकड़ पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। जो लास्ट लोकेशन पुलिस को और एजेंसियों को मिली वो अमृतपाल के दिल्ली में होने की पता चली है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि अमृतपाल आखिर कहां छिपा हुआ है। भगोड़े अमृतपाल को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा और इसके साथ ही कई और दूसरे राज्यों में भी तलाश जारी है। लेकिन अभी भी अमृतपाल पुलिस की पहुंच से दूर है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आपने कई ऐसे ठिकानों को भी देखा जहां पर अमृतपाल ट्रेनिंग भी दे रहा था। अब बड़ी चुनौती वाकई एजेंसियों के लिए यह है कि किसी तरह जल्द से जल्द अमृतपाल को पकड़ा जा सके। लेकिन अमृतपाल एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। एक बड़ी चुनौती लगातार बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अमृतपाल पंजाब पुलिस के लिए एक नासूर बन चुका है, चुनौती बना हुआ है। लगातार अपनी लोकेशंस को बदल रहा है, अपना भेष बदल रहा है। पुलिस जब भी जो भी जानकारी मिलती है उस जगह तक पहुंचती है जहां पे अमृतपाल की लास्ट लोकेशन होती है, लेकिन उससे पहले ही अमृतपाल वहां से निकल चुका हो चुका होता है। जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि वो अब किसी जानकार का या अपना कोई मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। राह चलते राहगीर से किसी से फ़ोन लेता है और फिर अपने किसी जानकार से संपर्क करने की कोशिश करता है। आसपास की जब पुलिस CCTV फुटेज भी खंगालती है तो उसमें भी लगातार इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि वो अपना भेष बदल रहा है। तो यानी कि बेहद प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह बिहेव करते हुए अमृतपाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसकी जिम्मेदार पंजाब पुलिस ही आपको नजर आएगी।
ठीक है वरुण, आप रहिएगा हमारे साथ मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, ये वाकई बेहद चौंकाने वाली बात कि किस तरीके से जहां जहां पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही अमृतपाल फरार हो जाता है, और उसका ये रवैया कि वो एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि चुनौतियां कम फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, मनोज से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, हम लौटेंगे मनोज के पास, फिर से चलेंगे और आपको और क्या हमारे पास इससे जुड़ा हुआ अपडेट है ये बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि नेपाल बॉर्डर पर चिपके हैं अब अमृतपाल के पोस्टर। यूपी के महाराजगंज में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि भागने की लगातार नेपाल भागने की भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, और इसी को लेकर अब जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं अमृतपाल के, ताकि लोग पहचान सकें, लोग जानकारी दे सकें पुलिस को उसके बारे में। यूपी के महाराजगंज में भी अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और खोजबीन लगातार जारी है। तो महाराजगंज के अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भी अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं। इस वक्त आपको हम जानकारी दे रहे हैं, नेपाल बॉर्डर जहां पर अमृतपाल के पोस्टर चिपके हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे ही पुलिस को मिलती है कि अमृतपाल यहां हो सकता है, वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो जाता है। देखिए, एसएसबी समेत बाकी जो एजेंसियां हैं वो सभी अमृतपाल की तलाशी में जुटी हुई हैं और अब बॉर्डर पार करने दे रही हैं। एसएसबी डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंडो नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर अमृतपाल सिंह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। एसएसबी समेत बाकी एजेंसियां सभी की तलाशी के बाद ही बॉर्डर पार करने दे रही हैं। पहले तलाशी हो रही है, गहनता के साथ चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही बॉर्डर पार की जा रही है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जालंधर से। मनोज, ये बड़ी खबर है वाकई कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अमृतपाल बिहेव कर रहा है। खुद का फोन या जान पहचान वालों का फोन इस्तेमाल नहीं, बल्कि राहगीरों से लेकर वो फोन इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जो अमृतपाल है वो अब अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और ना ही अपने जानकारों के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। उनका ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने जितने भी अमृतपाल के जानकार हैं या जो उसके करीबी हैं या फिर उसके रिश्तेदार हैं, उनके फ़ोन को सर्विलांस पर लिया हुआ है और उनके फ़ोन पर जो भी फ़ोन आ रहे हैं वो अननोन नंबर से आ रहे हैं, यानी कि वो फ़ोन दूसरे नंबरों से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज़ को अब यही लग रहा है कि अमृतपाल अपने फ़ोन का ना इस्तेमाल करके राहगीरों से मदद ले रहा है, उनसे वो फ़ोन कर रहा है और एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह वो बिहेव कर रहा है। उसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली में होने का पता चला था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पर है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। वो लगातार अपना भेष बदल रहा है, वो लगातार अलग अलग कपड़ों में नजर आता है। लास्ट जो जानकारी मिली थी, जो एजेंसीज के सूत्रों ने बताया था कि वो साधु का भेष बना करके घूम रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब वो बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा है कि वो एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। लगातार वो भाग रहा है, पुलिस से बच रहा है और उसका जो करीबी साथी है पप्पलप्रीत भी उसके साथ ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो एक कदम एजेंसीज से आगे चल रहा है। यही वजह है कि वो पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस लगातार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उसको जो आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल में भी हो सकता है। नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी जो है वो एजेंसीज ने बढ़ा दी है। ठीक है मनोज, आप रहिए। वरुण भी हमारे साथ है। वरुण, और अब पोस्टर अलग अलग जगहों पर चिपकाए जा रहे हैं ताकि लोग भी कम से कम अमृतपाल को अगर देखते हैं तो उसकी जानकारी एजेंसियों को, पुलिस प्रशासन को दें। देखिए, कहीं ना कहीं इसे लकीर पीटने की तरह कहेंगे। मैं इस समय जल्लूखेड़ा के बाहर ही मौजूद हूँ। जल्लूखेड़ा वो गांव है जो कि जहाँ पर अमृतपाल रहता था। आप देखिए, इसी जल्लूखेड़ा गांव के बाहर जो आपको ये नहर नज़र आएगी, इसी नहर के अंदर फिलहाल अभी इसके अंदर पानी है। जब पानी बिल्कुल सूखा होता था तब इसमें अलग अलग स्ट्रेच के अंदर उसने अपनी बाकायदा शूटिंग रेंज बनाई हुई थी, यानी कि अपनी कथित जो सेना है वो उसको तैयार कर रहा था। तो ऐसा कैसे संभव है कि लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी, पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी ही नहीं लगी? यानी कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती, पहले ही अमृतपाल पे शिकंजा कसा होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि 5 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही होती, उसके बॉर्डर पे जो पोस्टर है वो चस्पा करने की जरूरत पड़ती। एक प्रोफेशनल जो क्रिमिनल है जो इस तरीके से शूटिंग रेंज बना रहा था, बाकायदा यहाँ पर उसने जो इस पानी की निकासी के लिए जो बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं उसको उसने बंकर की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार की थी। उसमें वो अपने जो साथी थे कथित सेना में जिन्हें भर्ती करता था उनके साथ प्रैक्टिस करता था।
तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का और पंजाब पुलिस का फेलियर है और उसी लकीर को पीट रही है और अब पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन यहाँ भी अमृतपाल इतना शातिर है कि एक कदम पुलिस से आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, वरुण और मनोज, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे, आज शाम एबीपी न्यूज पर 5 बजे जरूर देखिएगा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।